हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमारा पहला जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत भाग 1 जो आपने देखा था, उसमें आपने देखा कि हमने आपको अनुकरण शब्द से अवगत करवाया। प्लेटो के जो प्रवृत्ति आचार्य थे उनके जो विचार थे उनसे आपको अवगत करवाया। और आज हम अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, अब तक तो हम उनके जो प्रवृत्ति आचार्य थे उन सभी के बारे में हमने जाना कि उनके अनुकरण के बारे में क्या विचार थे, लेकिन अब केवल और केवल आज हम अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे कि अरस्तु के क्या विचार हैं अनुकरण के बारे में। अरस्तु ने तो अनुकरण शब्द के मूल अर्थ को ही बदल दिया। प्लेटो और प्लेटो से पूर्व यूनानी विचारक अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल मानते थे। यानी प्लेटो और प्लेटो से पूर्व जो भी आचार्य हुए या विचारक हुए, उन्होंने अनुकरण को क्या मान लिया? हूबहू नकल, अर्थात जो कोई चीज़ दिखाई दे रही है उसको वैसी की वैसी उसका अनुकरण कर देना। ठीक है, तो प्लेटो ने ऐसा माना कि किसी वस्तु की हूबहू नकल कर लेना, या फिर मान लो कोई कवि या कलाकार है तो वो कवि जो है वो काव्य या कलाकार चित्रकला की वैसी जब नकल कर देता है तो उन्होंने कहा कि वही अनुकरण कहलाता है। लेकिन एक जगह प्लेटो ने स्वयं ये भी कहा है कि विभिन्न कलाकार अपने अपने माध्यम उपकरणों के अनुसार भौतिक जीवन का अनुकरण करते हैं। भौतिक जीवन मतलब सांसारिक व्यक्ति या सांसारिक जीवन का अनुकरण करते हैं। चित्रकार रूप रंग के द्वारा, एक चित्रकार जो होता है वो किसी के रूप रंग को देखकर उसका अनुकरण करता है। अभिनेता जो होता है वो किसी की वेशभूषा को, उसके द्वारा की गई चेष्टाओं का, उसके द्वारा व्यक्त किए गए जो संवाद होते हैं उसकी वाणी के द्वारा, और कवि भाषा के द्वारा, यानी किसी न किसी रूप में भौतिक जीवन का क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। लेकिन अरस्तु ने इस अनुकरण को पूर्णतः बदल दिया। अरस्तु ने अपना मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया और प्लेटो का जो चिंतन था उसका उन्होंने विरोध किया। और अरस्तु ने क्या कहा कि अनुकरण जो है वो पूर्णतः सृजन की एक क्रिया है, कि वो अनुकरण केवल अनुकरण मात्र नहीं है, हूबहू नकल नहीं है, अपितु वह एक सृजन की क्या है? क्रिया है। यानी वह एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कवि जीवन संबंधी घटना का चयन करते समय यथार्थ और वास्तविक वस्तु में से किसी अभिनव वस्तु का निर्माण करता है। यानी वो किसी साधारण वस्तु का नहीं बल्कि एक अद्वितीय अनुपम कला का जो है वो निर्माण करता है। ऐसा कौन मानते थे? अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि ये एक पूर्ण सृजन की प्रक्रिया है, ये कोई साधारण अनुकरण नहीं होता है। इसमें कवि जो होता है वो किसी जीवन संबंधी घटना का चयन करता है, उसके यथार्थ को अच्छे से देखता है, उस वास्तविक वस्तु के बारे में अच्छे से जानता है, और उस सब को देखने, जांचने और परखने के बाद वो किसी अभिनव वस्तु अर्थात एक अद्वितीय कला का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट बात अरस्तु ने कही कि कला प्रकृति का अनुकरण है। वैसे तो लगभग जो चीज़ें हैं वो प्रकृति का ही अनुकरण है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कला की। तो अरस्तु क्या कहते हैं कि कला जो है वो प्रकृति का अनुकरण है। अरस्तु ने कला को प्रकृति का अनुकरण माना। उनका मानना था कि कवि या कलाकार प्रकृति की गोचर वस्तुओं का ही नहीं बल्कि सृजन प्रक्रिया का भी अनुकरण करता है, कि वो केवल गोचर वस्तुओं का ही नहीं बल्कि उनकी जो गोचर वस्तुओं को ही नहीं अपितु जो सृजन की प्रक्रिया है उसका भी कवि या कलाकार क्या करता है? अनुकरण करता है। विशेष रूप से इसने यहाँ पर कवि की चर्चा की है। और अरस्तु जो हैं वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के मेरुदंड के रूप में उन्हें माना जाता है, कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में बड़े आदर के साथ अरस्तु का नाम लिया जाता है। पॉलिटिक्स में वे अनुकरण के विषय में कहते हैं कि अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल नहीं बल्कि कवि अपनी कल्पनाशीलता, अनुभूति प्रवणता, संवेदनशीलता द्वारा अपूर्ण को पूर्ण बनाता है। यानी कोई वस्तु जब अपूर्ण रह जाती है तो उसको पूर्ण करने का कार्य जो होता है वो एक कवि करता है उसका, क्योंकि
एक कवि जो होता है वो किस प्रकार से किसी चीज़ को पूर्ण करता है, ये आगे जो पोइटिक्स में कवि कहता है कि कवि या कलाकार 3 प्रकार की वस्तुओं का अनुकरण करता है। ठीक है, तो वो 3 वस्तुएं कौन सी हैं जिनका वो अनुकरण करता है? पहली वस्तु होती है प्रतीयमान रूप में, यानी जैसी वे थी या हैं। ठीक है, कि जैसी कोई वस्तु है वो जैसी है या फिर पहले थी। जैसी वे थी यानी पहले जैसी वे थी, या वर्तमान में जैसी हैं, यानी भूतकाल में जैसी थी या वर्तमान में जैसी हैं। इसका हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न भी करेंगे। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। दूसरी बात उन्होंने संभाव्य रूप में की, यानी संभावना व्यक्त की कि लोग कैसी कैसी संभावना लगा लेते हैं वस्तुओं के बारे में कि जैसी वे कही या समझी जाती हैं। कि समाज में मान लीजिए कोई व्यक्ति या वस्तु है तो समाज में वो जैसी वे कही कैसी कही जाती हैं समाज में या समझी जाती हैं, या फिर उनको कैसा समझा जाता है। तो दूसरा उनका संभाव्य रूप है कि लोग संभावनाएं लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये चीज़ कैसी और क्या हो सकती है। और तीसरी बात आती है जैसी वे होनी चाहिए। अब कहता है कि ऊपर की तो जो चीज़ें हैं वो क्या है प्रतीयमान रूप में, तो कि वे समाज में कैसी, समाज जैसी वे थी या हैं, कि समाज में वे जैसी थी या इस समय हमें प्रतीत हो रही हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, जैसी वे कही या समझी जाती हैं, या फिर समाज उनके बारे में जैसी बातें कहता है या जैसा उनके बारे में समझता है। ठीक है, और तीसरी बात उन्होंने क्या कही कि जैसी वे होनी चाहिए। अब जैसी वे होनी चाहिए ये बात कौन सोचता है? ये बात जो है, इसका जो आदर्श रूप है, ये केवल और केवल एक कवि सोचता है कि ये वस्तु कैसी होनी चाहिए। ठीक है, हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्त्री है, ठीक है, तो वह स्त्री जैसी थी समाज में, ठीक है, जैसी थी या फिर वर्तमान में है, लेकिन समाज में वो कैसी कही और समझी जाती है, फिर हम ये देखते हैं उसमें। लेकिन यहाँ एक कवि क्या कहता है, जैसी वे होनी चाहिए, यानी कवि उसे कैसा बनाता है कि जैसा उसे होना चाहिए, जैसा उसका आदर्श रूप होना चाहिए। ठीक है, तो समाज में एक नारी की क्या दशा है, ये कि वे पहले कैसी थी अब कैसी है। ठीक है, पहली बात का अर्थ ये हुआ। दूसरी, जैसी वे कही या समझी जाती हैं। दूसरी बात ये है कि कोई स्त्री कितनी भी अच्छी है या बुरी है इससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम उसका जो है निष्कर्ष कैसे निकालते हैं कि समाज में वो कैसी कही या समझी जाती है। लेकिन यहाँ एक कवि जो है वो अपनी कल्पनात्मक जो सृजन प्रक्रिया है उसके द्वारा क्या करता है कि जैसी वे होनी चाहिए, कि वह जो नारी है, जो वह जो स्त्री है वह कैसी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि कामायनी में श्रद्धा जो है उसका कितना अद्वितीय रूप प्रस्तुत किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। वो क्या कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। उन्होंने नारी को क्या बना दिया, श्रद्धा, कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो इस प्रकार से उन्होंने नारी के एक आदर्श रूप को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कवि जो है वो एक अनुकर्ता है। कवि अनुकरण तो कर रहा है लेकिन वह पूर्ण अनुकरण नहीं कर रहा, क्योंकि उसका जो कार्य है वो प्रकृति का अनुकरण करना है। ठीक है, और जो प्रकृति है उसका वह अनुकरण करता है, लेकिन वह अनुकरण जो है वो अंधा अनुकरण नहीं है उसका, बल्कि उसमें सृजन की प्रक्रिया है। जैसी वे हैं या दिखाई देती हैं एज इट इज़, यानी हूबहू, कभी उसकी नकल नहीं करता, अपितु वह क्या करता है उसमें सृजन प्रक्रिया को डालकर जैसी वे होनी चाहिए उस प्रकार का आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। और इतना ही नहीं, एक कवि जो होता है वो एक बहुत ही संभाव्य रूप भी प्रस्तुत कर देता है कि जैसी वे कही या समझी जाती हैं, और आदर्श रूप भी उसका प्राप्त हो जाता है। एक हमारे काव्य में एक पंक्ति आती है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आप देख रहे हैं कि इस समय जो हमारे यहाँ पे कोरोना महामारी चल रही है, एक सोनी चैनल पे एक सीरियल आता था लापतागंज। ठीक है, उसमें बहुत पहले ही
ये इस प्रकार की एक बीमारी का, उसका शायद 68वें एपिसोड में इस प्रकार की एक बीमारी का वर्णन किया गया है जिसमें बिल्कुल वही सारे लक्षण बताए गए हैं। सिर्फ उसमें केवल कोरोना का नाम नहीं दिया गया, कोविड का नाम नहीं दिया गया है उसमें, लेकिन पूरी जो कहानी उसकी हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये राइटर था, जो ये लेखक था, ये इस प्रकार की संभावनाएं या इस प्रकार की जो है बातों से बहुत पहले ही उनके दिमाग में ये आ गई थी। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं तो कवि केवल अंधा अनुसरण नहीं करता, हूबहू नकल नहीं करता, बल्कि वह एक सृजन की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ता है। तो जो अरस्तु ने अनुकरण का सिद्धांत दिया उससे हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर जिन्होंने अपने मंतव्य दिए वो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में अनुकरण का सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत के प्रथम जो हमारा भाग था उसमें मैंने उनके चिंतकों के विचार आपको बताए थे। तो उन्हीं के आधार पर हम अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं हम कि अनुकरण मूल का पुनरुत्थान है। मूल क्या होता है? जड़, आधार। कि कोई भी कवि जो होता है वो किसी भी त्रासदी के मूल, जड़ या तह तक जाता है, उसको अच्छे से समझता है और फिर उसका पुनरुत्थान करता है, वो केवल अंधा अनुकरण नहीं करता। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि अनुकरण मूल का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण है, और कहता है मूल माने जड़ तक, तह तक तो जाता है, उसके आधार तक जाता है, उसके बारे में अच्छी तरह से पूरी जानकारी ग्रहण करता है और फिर उसमें कल्पना शक्ति को डालकर उसका पुनः निर्माण करता है। और पुनः सर्जन है ये, अतः कवि या कलाकार एक सर्जक के रूप में होता है, हूबहू नकल करके एक अनुकर्ता नहीं होता। पुनः सर्जन सुंदर भी होना चाहिए, और कहता है कि जो पुनः सर्जन होता है वो केवल पुनः सर्जन ही नहीं होता बल्कि वह सुंदर भी लगना चाहिए। पाठक या दर्शक उसको देखकर आनंद की भी अनुभूति करें और वह सुंदर भी लगना चाहिए। पुनः सर्जन व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से सामान्य या सार्वभौम सत्य को प्रस्तुत करता है, और कहता है कि पुनः सर्जन है वो केवल काल्पनिक ही नहीं होता है बल्कि उसके अंदर सर्जन की प्रक्रिया के साथ साथ, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से सामान्य से सार्वभौम यानी सार्वकालिक, सार्वभौम की वह प्रस्तुति करता है कि जब भी हम उस साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि ये जो समस्याएं हैं ये मानो आज ही हमारे जीवन की सभी समस्याएं हैं। कि हम देखते हैं कि कबीर का जो साहित्य है, कबीर का समय क्या रहा, संवत 1455 से लेकर 1575 तक का उनका समय रहा, लेकिन कबीर ने जो भी अपने विचार लिख दिए उस समय, ठीक है, 1455 में जो उन्होंने अपने विचार लिखे, आज भी जब हम उन बुराइयों को, भारी आडंबरों को, मूर्ति पूजा को और जो भी उन्होंने अपने विचार लिखे हैं उनकी जब साखियाँ हम पढ़ते हैं, उनकी साखियाँ एक तरह से ज्ञान के चक्षु खोल देती हैं। तो जैसे ही हम उनको पढ़ते हैं तो हमें वो सुंदर भी बहुत लगती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ये उस समय लिखी गई थी लेकिन आज के समाज में भी वही बुराइयां हमारे सामने हैं। तो इस प्रकार से एक कवि जो होता है वो किसी भी विषय पर जब अपनी लेखनी चलाता है तो वो केवल और केवल अनुकरण नहीं करता अपितु उसमें बहुत कुछ सृजनात्मक प्रक्रिया निहित करता है। नेक्स्ट है कि पुनर्सृजन विश्वसनीय एवं संभावनीय होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये कि पुनर्सृजन होता है वो एक कवि के द्वारा विश्वसनीय होता है, यानी उसको पढ़कर हमारी उत्सुकता बढ़ती जाती है कि इसमें और क्या हो सकता है, यानी संभावना हमारी उसमें और उत्सुकता हमेशा बढ़ती जाती है और हमारा इतना विश्वास होता है कि इसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो बहुत ही सही और सत्य लिखा गया है। पुनर्सृजन आनंद अनुभूति प्रदान करता है और ये भी सही बात है कि जो पुनः सर्जन होता है उसमें सृजनात्मक प्रक्रिया को डालकर इस प्रकार से सुंदर, विश्वसनीय और संभावनीय बनाया जाता है कि वह आनंद प्रदान करने वाला होता है। पुनः सर्जन में सौंदर्यवादी दृष्टि होती है और उसमें कलात्मक भाव पक्ष के साथ साथ सौंदर्य पक्ष को भी डाल दिया जाता है। और अरस्तु ने कहा कि जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है उसमें वे राजनीति एवं नीति शास्त्र से मुक्त काव्य की कल्पना करते हैं कि किसी प्रकार का राजनीति या नीति शास्त्र का बंधन नहीं है बल्कि कवि या कलाकार स्वच्छंद होकर अपनी रचनाएं करते हैं।
औचित्यवाद का समर्थन किया। और यहाँ अरस्तु कहते हैं कि यदि कवि या कलाकार किसी प्रकृति का भी मान लीजिए कि वे अनुकरण कर रहे हैं, तो ये तो हम देखते हैं औचित्यवाद का जो हमने भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ा भी था। औचित्यवाद, क्षेमेंद्र का जो औचित्यवाद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो उचित है उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए और जो अनुचित है उसे हमें छोड़ भी देना चाहिए। तो यहाँ पर जो अरस्तु हैं वो भी इसी मत का समर्थन करते हैं कि जो कुछ भी कवि या कलाकार को उचित लगता है कवि उसको ग्रहण कर लेता है त्रासदी में से, और जो उसे अनुचित लगता है वो उसे छोड़ देता है, यानी आवश्यक वस्तुओं को ग्रहण कर लेता है और अनावश्यक को छोड़ देता है। उसके बाद अरस्तु जी क्या कहते हैं कि ट्रेजेडी जो है भय और करुणा का उद्रेक होने पर भी मनुष्य के भाव उचित मात्रा में बाहर आकर मानसिक विश्रांति देते, कि जो ट्रेजेडी होती है उसमें भय और करुणा का भाव जागृत हो जाते हैं, लेकिन जब मनुष्य उस ट्रेजेडी को देखता है, ठीक है, तो उसके जो भाव हैं वो उचित मात्रा में बाहर आते हैं उसको देखकर, चाहे उसके अंदर से भय निकले या करुणा निकले, लेकिन कहता है उचित भाव बाहर आते हैं, जिससे कि उन भावों के बाहर निकलने के बाद उसे मानसिक विश्रांति प्राप्त हो जाती है। अर्थात कोई भय के कारण बहुत डर रहा है या करुणा के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, तो कहता है कि थोड़ी देर के लिए जब उनके वो भाव जागृत होते हैं और जब वे भाव उनके बाहर निकल जाते हैं, यानी आंसुओं के द्वारा करुणा के भाव निकल गए, या फिर उनके अंदर कोई भय था वो भय थोड़ी देर के लिए आया और फिर समाप्त हो गया, तो कहता है उसके बाद उनके मन को जो है एक विश्रांति प्राप्त हो जाती है, यानी वो शांति को प्राप्त कर लेते हैं। और कवि कहता है यहाँ पे कि जो त्रासदी होती है मनोभावों को जागृत करके विरेचन द्वारा मानव मन का परिष्कार करती है। कहता है एक बार तो वह मनोभावों को जागृत करती है, लेकिन कहता है फिर विरेचन का जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको इसको और भी अच्छे से समझेंगे कि विरेचन द्वारा वह मानव के मन का जो है वो परिष्कार कर देती है, यानी उसको शांत कर देती है, शुद्ध कर देती है। और कहता है पुनः सर्जन भावपरक होना चाहिए, तर्क संगत नहीं। कहता है पुनः सर्जन जो होता है उसमें तर्क या वाद विवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका जो पुनः सर्जन है वो भावपरक होना चाहिए, बल्कि वो भावना पूर्ण होना चाहिए, भावात्मक रूप से पाठक या श्रोता उससे जुड़े। ठीक है, तो अब जो ये बातें हमने कही इनका जो एक निष्कर्ष हम निकालेंगे कि एक हमारे विद्वान हुए हैं डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त के अनुसार हम इसको जानेंगे कि ऊपर जो कुछ भी हमें पुनः सर्जन की प्रक्रिया बताई है, तो इन्होंने अपनी एक परिभाषा दी है जिसके माध्यम से लगभग ये जो सारी परिभाषाएं हैं, जो सारे हमने इसमें निष्कर्ष निकाले हैं अनुकरण सिद्धांत के, वो सभी इसमें निहित हो जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त जी जो हैं उनकी काव्य शास्त्र पर बहुत अच्छी पुस्तक है, उनके विचार उसमें बहुत अच्छे हैं। अगर आपको ख़रीदनी हो तो आप डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त की ही पुस्तक खरीदें। अतः अनुकरण से उनका अभिप्राय वस्तु के उन्नत रूपांतरण, कल्पनात्मक पुनः सर्जन से, या जिसमें कुछ चीज़ें बढ़ाई भी जा सकती हैं और कुछ अनावश्यक बातें छोड़ी भी जा सकती हैं, जिसमें कलाकार अनुमिति के अनुसार अपनी वस्तु का चयन कर उसे कलात्मक ढंग से सजाता है। कहता है कवि जो होता है वो स्वच्छंद रूप से अपनी रचना करता है, उसे आवश्यक लगता है उसे ग्रहण करता है, अनावश्यक लगता है उसे छोड़ देता है। तो यहाँ औचित्यवाद का हमारा सिद्धांत हो जाता है। कल्पनात्मक पुनर्निर्माण करता है, पुनः सर्जन करता है, और कहता है कि वो जो कुछ भी हूबहू देखता है उसमें वह अपनी कल्पना शक्ति को निहित करता है, उसे सुंदर बनाता है, आनंददायक बनाता है, और उसे जो है इसमें कलाकार जो है अपनी अनुमति, उसकी स्वयं की अनुमिति होती है, ये वस्तुओं का वो चयन करता है प्रकृति से, ये उसका स्वयं के जिसमें उसकी इच्छा होती है या जिसमें उसकी रुचि होती है उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही वो प्रकृति से उन वस्तुओं का चयन करता है और उसे कलात्मक ढंग से सजाता है। तभी जाकर जो है कवि या कलाकार अपनी रचना का सृजन करता है। तो डॉक्टर जो शांति स्वरूप गुप्त जी हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छी परिभाषा के साथ हमें समझाया कि पुनः सर्जन क्या होता है, यानी अनुकरण का मतलब क्या है। और नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से प्लेटो ने काव्य को जीवन मानते हुए, ठीक है, और डरावने जानवर को देखने से हमें भय होता है, लेकिन उसके अनुकरण को देखकर हमें आनंद मिलता है, ठीक है।
प्लेटो ने काव्य को आजीवन मानते हुए कहा है, ठीक है। क्या कहा है उन्होंने कि यदि हम वास्तविक जीवन में किसी डरावने जानवर को देखते हैं तो हमें बहुत ही भय प्रतीत होता है कि अचानक से हमारे सामने कोई शेर आ जाए तो हमें क्या होगी, भय की प्रतीति होगी। लेकिन कहता है कि उसके अनुकरण को देखकर, अब उसका अनुकरण कौन करता है कि इसी प्रकार का कोई दृश्य यदि कोई कवि अपने या कलाकार मंच पर प्रदर्शित कर रहा है, रंगमंच पर दिखा रहा है, तो कहता है उसे देखकर हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो दोनों बातों में ही अंतर होता है कि जिसे हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं उसको देखकर तो हमें भय की उत्पत्ति होती है, लेकिन जब हम उसके अनुकरण यानी कवि के द्वारा किए गए उस अनुकरण को देखते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसका अर्थ यह है कि अनुकरण से वास्तविक जीवन में भय और दुख की अनुभूति प्रदान करने वाली वस्तु इस प्रकार से कवि के द्वारा प्रस्तुत की जाती है कि उसमें भय और दुख के स्थान पर आनंद की प्राप्ति होती है। अतः जो अनुकरण होता है वो वस्तु परक न होकर भावात्मक और कल्पना परक होता है, ठीक है। और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उनके मूल्यांकन से हमें क्या क्या इसमें कमियां रह गई। देखिए, कुछ भी संपूर्ण तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अरस्तु ने एक बहुत अच्छा अनुकरण सिद्धांत देने का प्रयत्न किया है। इसमें अनुकरण की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी आलोचकों का काम होता है और आलोचनाएं ना हो तो विकास भी नहीं होता है। तो आलोचक इसमें अनुकरण सिद्धांत का क्या मूल्यांकन करते हैं, हम थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे। यद्यपि अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत को पूर्णतः मौलिक अर्थ प्रदान किया है और काव्य को गौरव में प्रतिष्ठा प्रदान की, फिर भी अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को पूर्णतः निर्दोष नहीं कहा जा सकता। यह बड़ा सीमित और संकुचित सिद्धांत है। तो इसमें पहली बात क्या बताई कि ये बहुत ही सीमित है और संकुचित है। यह वस्तुपरक भाव तत्व पर अधिक बल देता है और आंतरिकता को नहीं। तो कहता है कि वस्तुपरक को अधिक ध्यान उसने वो दिया है। यह क्रोचे के सहज अनुभूति से भी मेल नहीं खाता। क्रोचे के अनुसार अनुकरण कला सर्जन में कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, जबकि अरस्तु के अनुसार अनुकरण ही क्या है, कला है, ठीक है। और नेक्स्ट में कहते हैं कि अरस्तु ने अनुकरण के लिए मिमेसिस और इमिटेशन शब्द का चयन किया। कल्पनात्मक, लेकिन इन्होंने जो नाम दिए हैं कि यह कल्पनात्मक पुनः सर्जन है, पुनः निर्माण है और भावात्मक पूर्ण सर्जन, ये जो हैं, जो इन शब्दों का चयन किया गया है वो कहता है इसमें कहीं पर भी निहित नहीं है। अरस्तु ने काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों में गीति काव्य के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी गीति काव्य की कोई इसमें चर्चा नहीं होती, संगीत की कोई चर्चा नहीं हुई है। अरस्तु ने हृदय को छू लेने वाली अनुभूतियों के लिए कोई स्थान नहीं है, और हृदय की अनुभूतियाँ जो होती हैं वो कवि की आत्म अनुभूतियाँ होती हैं, यानी स्वयं को जब वो अभिव्यक्त करता है तभी वे अनुभूतियाँ इसमें निहित हो सकती हैं। अरस्तु ने सभी विषयों को अनुकार्य माना और कहता है कि अरस्तु ने सभी जो विषय हैं उनको अनुकार्य माना, लेकिन बाहरी वस्तुओं का अनुकरण तो हो सकता है, लेकिन अंतःस्थिति के अनुकरण शब्द प्रयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी की अंतःकरण की जो स्थिति है उसका अनुकरण नहीं कर सकते। आज समीक्षा के क्षेत्र में अनुकरण शब्द के स्थान पर कल्पना या नवोन्मेष शब्द का प्रचलन बढ़ गया है। यानी देखिए, हर बदलाव तो समय की मांग है और प्रकृति का भी नियम है। तो अनुकरण शब्द के स्थान पर अब नए नए शब्दों ने स्थान ले लिया है। तो ये कहता है नवोन्मेष शब्द जो है उसका अधिक प्रचलन हो रहा है आजकल अनुकरण के स्थान पर। और नेक्स्ट में ये क्या कह रहे हैं कि भारतीय विद्वानों की दृष्टि में यह सिद्धांत अभावात्मक है, क्योंकि अरस्तु के काव्य को आत्मा के उन्मेष के स्थान पर प्रकृति के अनुकरण पर बल दिया है। यहाँ ये क्या कहते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि काव्य जो होता है वो क्या होता है, काव्य को आत्मा के उन्मेष में स्थान दिया गया है कि काव्य जो है वो आत्मा को छू लेता है, लेकिन यहाँ इसको अरस्तु ने प्रकृति का अनुकरण कहा है। तो इस प्रकार के जो इनके जो विचार थे ये हमने जाने कि क्या कुछ इनके मूल्यांकन हुआ, लेकिन फिर भी निर्विवाद रूप से यही कहा जा सकता है कि अरस्तु का जो सिद्धांत था वो बहुत ही एक मौलिक चिंतन के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है कि अनुकरण के द्वारा एक कवि जो होता है किस प्रकार से अपनी सृजन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए एक आदित्य रचना जो है वो समाज को प्रस्तुत करता है, जो समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होती है। तो प्यारे बच्चों, हमारे जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत था वो यहीं समाप्त होता है।
और ये जो हमारा कोरोना काल चल रहा है, इसमें मैं आशा करती हूँ कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आपके विषय की जो विषय वस्तु है वो आपको टाइम टू टाइम वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा विरेचन का सिद्धांत है उसमें बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।